हाय गाइस, वेलकम टू टैलेंट स्प्रिंट। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कोडेड इनइक्वालिटीज। कोडेड इनइक्वालिटीज लगभग सभी बैंक एग्जाम्स में 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पर इस टॉपिक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर हम 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करें। लेकिन इन तीनों रूल्स को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि जब हम दो वेरिएबल्स कंपेयर करते हैं तो कितने प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं और इनइक्वालिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। मान ले कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, राइट, जिनकी कुछ वैल्यूज हो, राइट, ए और बी। अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करना है और देखना है कि क्या कंक्लूजन्स पॉसिबल हैं। पहला कंक्लूजन यहां पर यह हो सकता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ज्यादा हो तो हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। दूसरा पॉसिबल कंक्लूजन है कि ए बी से कम हो, राइट, ए इज लेस देन बी। तो ये दूसरा कंपैरिजन हो गया, ए लेस देन बी, राइट, सेकंड कंक्लूजन। और तीसरा और जो फाइनल पॉसिबल रिजल्ट यहां पर हो सकता है वो है ए इज इक्वल टू बी। जब ए और बी दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो जैसे आपने देखा, जब भी हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के वेरिएबल्स हो, 3 रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। एक है ए ग्रेटर देन बी, दूसरा ए लेस देन बी और तीसरा ए इक्वल्स टू बी। इन तीनों के अलावा और कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट। और जैसे मैंने कहा, वेरिएबल्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान ले कि ए और बी दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, राइट, तो ए के मार्क्स बी से ज्यादा हो सकते हैं या ए के मार्क्स बी से कम हो सकते हैं या ए और बी के दोनों के मार्क्स इक्वल हो सकते हैं, राइट। और कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। या देखते या हम समझ सकते हैं कि ए और बी दो बैट्समैन के स्कोर्स हैं, राइट। ए और बी दो अलग अलग बैट्समैन के स्कोर्स हैं, किसी इनिंग्स में स्कोर हैं। तो क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं? ए का स्कोर बी से ज्यादा हो सकता है या ए का स्कोर बी से कम हो सकता है या ए और बी दोनों ने इक्वल रन्स बनाए हो तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। या फिर हो सकता है कि ए और बी दो पर्संस के वेट हैं, राइट, उनका वेट है केजीज में, तो ए का वजन बी से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। और कोई रिजल्ट पॉसिबल है ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, 3 रिजल्ट्स ही पॉसिबल हैं। एक ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन और तीसरा इक्वल टू। तो ये तीनों होते हैं बेसिक कंक्लूजन्स, राइट। इन तीनों कंक्लूजन्स के अलावा हमारे पास और कोई कंक्लूजन नहीं है। अब इन तीनों कंक्लूजन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो देखते हैं इनइक्वालिटीज क्या क्या है। जैसे यहां पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। फर्स्ट वन है ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, राइट। पॉइंट में क्या दिया गया है? ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, यानी ए बी से ग्रेटर नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो ओनली पॉसिबल रिजल्ट है ए इज लेस देन बी, राइट। हमें इन तीनों को ध्यान में रखना है। जब फर्स्ट वन और थर्ड वन पॉसिबल नहीं है, जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है, तो डेफिनेटली रिजल्ट होगा ए लेस देन बी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए हियर इज लेस देन बी, ए बी से कम होगा। इसी प्रकार से सेकंड वन है ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी। अब इस बार दिया गया है ए बी से कम नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ओनली पॉसिबल रिजल्ट इज ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां पर हम कंक्लूड करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। थर्ड वन देखते हैं, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होगा? सी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब होता है ए स्मॉलर देन बी। वो ऐसा समझते हैं कि ए नॉट ग्रेटर देन बी यानी ए इज स्मॉलर देन बी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि ए अगर बी से ग्रेटर नहीं है तो 2 रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, या तो ए इज लेस देन बी या फिर इक्वल टू बी, राइट। तो पॉइंट यहां पर यह बनता है कि जब ए इज नॉट ग्रेटर देन बी दिया गया हो तो हम ये नहीं कर सकते कि ए इज स्मॉलर देन बी। ए कैन बी स्मॉलर और इक्वल। तो इसीलिए यहां पर कंक्लूजन होगा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हमें मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी यानी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी का मतलब ये नहीं होता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। नॉट स्मॉलर का मतलब ग्रेटर नहीं होता है। नॉट स्मॉलर का मतलब है इट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, राइट। हमें पता नहीं है, ग्रेटर भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो यहां पर हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। और जो लास्ट वन यहां पर है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। तो डेफिनेटली ए विल बी इक्वल टू बी, बिकॉज और कोई पॉसिबल रिजल्ट तो है नहीं। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, राइट। बेसिकली जो लास्ट वन यहां पर है ये इनइक्वालिटी नहीं होती, ये है इक्वालिटी, राइट। ए इज इक्वल टू बी यानी इक्वालिटी। बाकी जो चारों केसेस है वहां पर हम इनइक्वालिटीज देख रहे हैं, राइट। इनइक्वालिटी मतलब क्या है? जो इक्वल नहीं हो, तो कम या ज्यादा हो सकता है। सो ए लेस देन बी इनइक्वालिटी है, ए ग्रेटर देन बी भी इनइक्वालिटी है, बेसिक इनइक्वालिटीज है। और ये डिराइव्ड इनइक्वालिटीज, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी।
और ये हो गई इक्वालिटी। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज जो हमें समझना बहुत ही जरूरी है इस टॉपिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि जब भी हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, तीन ही रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। और इन तीनों बेसिक रिजल्ट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि 5 टाइप्स के इनइक्वालिटीज होती हैं, या 4 इनइक्वालिटीज और एक इक्वालिटी है। और अब हम देखेंगे वो 3 गोल्डन रूल्स जिसकी मदद से हम कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो 3 गोल्डन रूल्स जिसके थ्रू हम कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में यहां पर हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन b और दूसरा स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन c। तो यहां पर अगर हम देखें 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c। फर्स्ट स्टेटमेंट में a और b के बीच का रिलेशनशिप दिया गया है और सेकंड स्टेटमेंट में a और c के बीच का रिलेशनशिप दिया गया है। यहां पर यानी यहां पर हमें a का रिलेशनशिप b और c दोनों के साथ पता है, राइट। दोनों में ही दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c। और हमें पता करना है b और c के बीच का रिलेशनशिप, यानी जो दूसरे 2 वेरिएबल्स हैं b और c, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, यानी b ग्रेटर देन c या b लेस देन c और b इक्वल टू c। तो देखते हैं कि कैसे हम इन्हें कंपेयर करेंगे और b और c के बीच का रिलेशनशिप क्या है। जब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए गए हों, यहां पर हम देख रहे हैं कि a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c, यानी सिमिलर इनइक्वालिटी है, यहां पर ग्रेटर है और दूसरे स्टेटमेंट में भी ग्रेटर है। जब इस प्रकार की कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट दी गई हो तब b और c के बीच में रिलेशनशिप हम कह सकते हैं इस प्रकार होगा, b एंड c कैन नॉट बी कंपेयर्ड। b एंड c कैन नॉट बी कंपेयर्ड, यानी यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि b और c को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या b और c के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब इसे हम समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले कि a, b और c 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, राइट। a, b और c के जो मार्क्स है वो है a, b और c रिस्पेक्टिवली, और हम मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है, a का स्कोर b के स्कोर से ज्यादा है, राइट। a के मार्क्स जो है b के मार्क्स से ज्यादा है, और सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार a के मार्क्स c के मार्क्स से भी ज्यादा है, यानी a ने b और c दोनों से ज्यादा मार्क्स पाए हैं, राइट। a का स्कोर b और c के स्कोर से ज्यादा है, और हमें कंपेयर करना है b और c के स्कोर्स को, b और c के मार्क्स को। अब क्या हम b और c के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। b का स्कोर c के स्कोर से ज्यादा हो सकता है, या b का स्कोर c के स्कोर से कम भी हो सकता है, या फिर दोनों के स्कोर इक्वल भी हो सकते हैं। तीनों ही केसेस में a कैन बी ग्रेटर देन b एंड a कैन बी ग्रेटर देन c, यस और नो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि b एंड c कैन नॉट बी कंपेयर्ड। यहां पर तीनों ही रिजल्ट्स पॉसिबल है, ऐसा कोई एक रिजल्ट नहीं है जो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली होगा, यानी b ग्रेटर देन c ही होगा, या फिर b लेस देन c ही होगा, या b इक्वल टू c होगा। ऐसा हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट। तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि b और c को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। b कैन बी ग्रेटर देन c और b कैन बी लेस देन c और b कैन बी इक्वल टू सी, राइट। आप और भी कई अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि ए, बी और सी 3 बैट्समैन के स्कोर्स हैं, राइट, किसी एक पर्टिकुलर मैच में, राइट। यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लें कि हम सचिन, सहवाग और गांगुली के स्कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो वेटरन्स इंडियन क्रिकेट के, सो सचिन, सहवाग और गांगुली के स्कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मैच में। अब हमने कहा कि सहवाग ने सचिन से ज्यादा स्कोर बनाया और सहवाग ने गांगुली से भी ज्यादा स्कोर बनाया, राइट। सहवाग का स्कोर सचिन के स्कोर से ज्यादा है और सहवाग का स्कोर गांगुली के स्कोर से भी ज्यादा है। हमें कंपेयर करना है सचिन और गांगुली के स्कोर को। अब क्या बता सकते हैं कि सचिन और गांगुली के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, यानी सचिन ग्रेटर देन गांगुली और सचिन लेसर देन गांगुली और सचिन स्कोर इज इक्वल टू गांगुली स्कोर? नहीं, राइट। दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सचिन और गांगुली के स्कोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सिमिलर केस हम यहां पर देख रहे हैं, राइट। जैसे सहवाग इज ग्रेटर देन सचिन, सहवाग इज ग्रेटर देन गांगुली, नॉट ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ इन जनरल, बट इनका स्कोर ग्रेटर है, राइट। सहवाग स्कोर इज ग्रेटर देन सचिन एंड सहवाग स्कोर इज ग्रेटर देन गांगुली। तो गांगुली और सचिन के स्कोर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। यही हम यहां पर कहना चाह रहे हैं, बी एंड सी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तीनों ही रिजल्ट्स पॉसिबल है, राइट, जैसे हमने देखा। तो ये है रूल नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन तीनों रूल्स को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। और
अब हम देखेंगे और कैसे केसेस हैं जहां पर ये सिमिलर कंक्लूजन हम कह सकते हैं, राइट। जैसे यहां पर हमने देखा a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c। इसी प्रकार से मान ली दिया गया हो a लेस देन b और a लेस देन c। इस केस में भी हम सिमिलर सिचुएशन पाएंगे, b एंड c कैन नॉट बी कंपेयर्ड, राइट। या फिर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a ग्रेटर देन और इक्वल टू c, a लेस देन और इक्वल टू b, a लेस देन और इक्वल टू c, या फिर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a ग्रेटर देन c, या a लेस देन और इक्वल टू b, a लेस देन c, राइट। इन सभी केसेस में जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, b एंड c कैन नॉट बी कंपेयर्ड, राइट। ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं b एंड c कैन नॉट बी कंपेयर्ड, राइट। पॉइंट यहां पर ये है कि जैसे अगर आप देखेंगे सभी केसेस में सिमिलर इनइक्वालिटीज है, राइट। ग्रेटर ग्रेटर, लेसर लेसर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन का कॉम्बिनेशन, इसी प्रकार से लेस देन और इक्वल टू और लेस देन का कॉम्बिनेशन, राइट। ये सब होती है सिमिलर इनइक्वालिटीज। तो जब कभी सिमिलर इनइक्वालिटीज हो दो स्टेटमेंट्स में और सेम वेरिएबल हो a सभी केसेस में, देन जो दूसरे दो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो ये है रूल नंबर 1। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी क्वेश्चंस में ये हमें काम आता है। यहां पर हम बेसिकली दिए गए इन इक्वेशन में दो डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहां पर हमें एक इन इक्वेशन दिया गया है कई सारे वेरिएबल्स के बीच में, राइट। ए बी सी डी ई एफ, ये 6 वेरिएबल्स है जिनके बीच में रिलेशनशिप हमें दिया गया है एक इन इक्वेशन के थ्रू, राइट। ए लेस देन और इक्वल टू बी, b लेस देन c, c लेस देन और इक्वल टू d, d लेस देन e, e लेस देन f। अब अगर हमें यहां पर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे अगर दो वेरिएबल साथ साथ हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। डायरेक्टली रिलेशनशिप दिया गया है। जैसे मान ले हमें a और b को कंपेयर करना है तो हम कह सकते हैं a इज लेस देन और इक्वल टू b, या फिर b ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसी प्रकार से अगर हमें d और e को कंपेयर करना है हम कह सकते हैं d लेस देन e, या फिर E ग्रेटर देन D, क्योंकि सीधा सीधे रिलेशनशिप वहां पर दिख रहा है। लेकिन अगर दो डिस्टेंट वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो जिनके बीच में एक से ज्यादा इनइक्वालिटी है तो हम कैसे उन्हें कंपेयर करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि A और C को कंपेयर करना है, या फिर B और E को कंपेयर करना है, या फिर हमें A और F को कंपेयर करना हो, तो हम कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे? यही है रूल नंबर 2। तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान ले हमें A और C को कंपेयर करना हो। अब जब हम दो डिस्टेंट वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं हमें सिर्फ उन इनइक्वालिटीज पर ध्यान देना है जो इन दोनों के बीच में आती है। जैसे यहां पर A और C को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब A और C के बीच में कितनी इनइक्वालिटीज है? दो इनइक्वालिटीज, एक है लेस देन और इक्वल टू और दूसरी है लेस देन। वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितने वेरिएबल्स हैं या कौन से वेरिएबल्स है उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड सिर्फ करता है दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटीज है उन पर। तो यहां पर एक लेस देन इक्वल टू और दूसरी है लेस देन। अब अगर आप इन दोनों इनइक्वालिटीज को देखें तो क्या है कॉमन इनके बीच में? लेस देन पार्ट कॉमन है, राइट। ये है लेस देन और इक्वल, और दूसरा है लेस देन। तो जो कॉमन चीज है दोनों के बीच में वो है लेस देन, तो हम कह सकते हैं A इज लेस देन C। सो सिंपल पॉइंट यहां पर ये है कि दोनों डिस्टेंट वेरिएबल्स को ले लें, उनके जो बीच में इनइक्वालिटीज है, जितनी भी इनइक्वालिटीज है उन्हें हमें गौर से देखना है, और जो कॉमन पार्ट है इन सभी इनइक्वालिटीज के बीच में वो हो जाएगा उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, राइट। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान ले कि हमें D और F को कंपेयर करना हो। अब ये बहुत सिंपल है, D और F के बीच में दो इनइक्वालिटीज हैं, एक है लेस देन और दूसरी भी है लेस देन। सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि D इज लेस देन F, राइट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें C और F को कंपेयर करना हो, राइट, C और F को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे? कितनी इनइक्वालिटीज यहां पर? 3, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और लेस देन। अब अगर आप तीनों को देखें तो क्या है कॉमन तीनों के बीच में? लेस देन इज कॉमन, राइट। सो हम कह सकते हैं C इज लेस देन F। यहां पर C लेस देन और इक्वल टू रॉन्ग कंपैरिजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी पार्ट जो है दूसरे दो इनइक्वालिटीज में मिसिंग है, राइट। यहां पर हम देख रहे हैं D इज ओनली लेस देन E, इट इज नॉट पॉसिबल कि D इज इक्वल टू E, या फिर इट इज नॉट पॉसिबल कि E इज इक्वल टू F, राइट। D इज लेस देन E, E इज लेस देन F। तो यहां पर हम नहीं कह सकते कि C इज लेस देन और इक्वल टू F, बिकॉज इक्वालिटी इज नॉट अवेलेबल इन द रिमेनिंग टू इनइक्वालिटीज, राइट। सो जो करेक्ट रिलेशनशिप होगा वो होगा C लेस देन F, C इज लेस देन F। या मान लेते हैं कि हमें B और F को कंपेयर करना हो, राइट। B और F को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन। सो हम कहेंगे B इज लेस देन F, राइट। सी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहां पर। जैसे आप देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन, हम मेजॉरिटी नहीं ले रहे, राइट। जैसे आप मैंने कई बार देखा स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्योंकि 3 लेस देन है और एक ही लेस देन इक्वल टू है तो हम कहेंगे लेस देन। दैट इज नॉट द आइडिया, राइट। यहां पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं, यहां पर बात है
कौन सी चीज कॉमन है सभी इनइक्वालिटीज में। तो यहां पर लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन में जो कॉमन चीज आ रही है थ्रू आउट वो है लेस देन। सो बी इज लेस देन एफ। तो ये है रूल नंबर 2 जो है कि बहुत यूजफुल है सभी क्वेश्चन में, जैसे मैंने कहा इसकी हमें जरूरत पड़ती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कुछ इनइक्वेशन दिया गया हो, मान ले कि J is greater than F, F is greater than or equal to G, G is greater than or equal to R, R is greater than K, or K is greater than M, and M is greater than N, M is greater than or equal to N, राइट। अब मान लें कि हमें J और K को कंपेयर करना, राइट, J और K को कंपेयर करना। क्या इनइक्वालिटीज इनके बीच में? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी देखें तो 2 ग्रेटर देन है और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कुछ नहीं कर सकेंगे, राइट। पॉइंट है कौन सी चीज कॉमन है सभी इनइक्वालिटीज में। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर सभी जगह पर है, तो हम कह सकते हैं J इज ग्रेटर देन K, J इज ग्रेटर देन K। मान ले F और K को कंपेयर करना हो, राइट। F और K के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। यहां पर भी होगा F ग्रेटर देन K। अगर F और R को कंपेयर कर रहे हो, राइट, F और R के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पर हम कहेंगे F ग्रेटर देन और इक्वल टू R, राइट। ग्रेटर देन भी कॉमन है दोनों जगह पर और इक्वालिटी भी कॉमन है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां पर अगर आप कहेंगे F इज ग्रेटर देन R तो वो रॉन्ग कंपैरिजन होगा, क्योंकि F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, दोनों रिजल्ट्स पॉसिबल है, तो F ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो इस प्रकार से हमें दी गई इनइक्वालिटीज को देखना है और जो चीज कॉमन है सभी इनइक्वालिटीज में वो हम रिलेशनशिप के तौर पर ले सकते हैं, राइट। सो 2 डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स को इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन यहां पर ये होगा जब डिसिमिलर इनइक्वालिटीज हो 2 डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन इसे हम रूल नंबर 3 में इजीली समझ सकते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3 जो कि लास्ट रूल है इन तीनों गोल्डन रूल्स का, और यहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम डिस्टेंट वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं जब उनके बीच में डिसिमिलर इनइक्वालिटीज हो, राइट। ये रूल नंबर 2 से सिमिलर है, लेकिन जैसे हमने रूल नंबर 2 में देखा था सभी इनइक्वालिटीज एक जैसी थी, राइट। सभी ग्रेटर देन और इक्वल टू इस प्रकार की इनइक्वालिटीज थी, या फिर लेस देन और इक्वल टू ऐसे इनइक्वालिटीज थी। लेकिन यहां पर हम देखेंगे डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के बीच में डिसिमिलर इनइक्वालिटीज हैं, राइट। जैसे एक होगी ग्रेटर देन और दूसरी लेस देन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन। तो कैसे हम 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे? एग्जांपल के तौर पे ये इक्वेशन ले लेते हैं, राइट। दिया गया है A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, C लेस देन और इक्वल टू D, D लेस देन F, F ग्रेटर देन और इक्वल टू G। अब यहां पर अगर हमें A और C को कंपेयर करना हो तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन हम कह सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन C। लेकिन अगर A और D को कंपेयर करना हो तब क्या रिलेशनशिप होगा, राइट। जैसे A और D को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इनके बीच में क्या इनइक्वालिटीज है? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब अगर आप कंपेयर करें इन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। जैसे यहां देख रहे हैं, यहां पर ग्रेटर दोनों के बीच में कॉमन जो पार्ट है हम कह सकते हैं ग्रेटर देन, लेकिन यहां पर डिसिमिलर इनइक्वालिटी है, लेस देन यूज हो रहा है, तो कुछ कॉमन है इन तीनों के बीच में? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए A और D कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हम A और D के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने रूल नंबर 1 में देखा था। जब हम कह रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है कि तीनों पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, राइट। A कैन बी ग्रेटर देन D, A कैन बी लेस देन D और A कैन बी इक्वल टू D। अब क्योंकि तीनों ही रिजल्ट्स पॉसिबल है, हम कह रहे हैं A और D को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो सिंपल पॉइंट है कि जब भी आप 2 वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं और उनके बीच में अगर आप डिसिमिलर इनइक्वालिटीज देंगे, डिसिमिलर इनइक्वालिटीज यानी ग्रेटर देन और लेस देन का कॉम्बिनेशन, राइट। इक्वालिटी के साथ हो सकता है या बिना इक्वालिटी के भी, जब भी ग्रेटर देन और लेस देन का कॉम्बिनेशन हो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो 2 वेरिएबल्स हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं यहां पर, जैसे अगर हम C और G को कंपेयर करें, राइट। C और G के बीच में क्या रिलेशनशिप है? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जैसे ही हम देखेंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन आया, या फिर लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन है, डिसिमिलर इनइक्वालिटीज, हम कहेंगे उन दोनों वेरिएबल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, यानी C और G कैन नॉट बी कंपेयर्ड। या फिर अगर हम B और F को कंपेयर कर रहे हो, राइट। B और F के बीच में क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, राइट। सो हम कहेंगे B एंड F ऑल्सो कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सो सिंपल पॉइंट है कि जब भी डिसिमिलर इनइक्वालिटीज हो वेरिएबल्स के बीच में, उन 2 वेरिएबल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डिसिमिलर इनइक्वालिटीज जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन है, ग्रेटर देन और लेस देन का कॉम्बिनेशन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन, या ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन का कॉम्बिनेशन। ये सभी सेट्स हैं डिसिमिलर इनइक्वालिटीज, राइट। तो जब भी हम ऐसे सेट्स देखें 2 वेरिएबल्स के बीच में, उन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन यहां पर यह है कि मान ले दिया गया हो P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q,
लेस देन और इक्वल टू आर। अब अगर और यहां पर हमें P और R को कंपेयर करना हो तो क्या होगा रिलेशनशिप, आप देख रहे हैं P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, Q लेस देन और इक्वल टू R। अब कंफ्यूजन यहां पर यह है कि रूल नंबर 2 अप्लाई किया जाए या रूल नंबर 3, क्योंकि रूल नंबर 2 के अनुसार जो भी चीज कॉमन होती है इनइक्वालिटीज के बीच में वो हो जाता है रिलेशनशिप, और रूल नंबर 3 के अनुसार अगर डिसिमिलर इनइक्वालिटीज हो तो उन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन यहां पर ये है कि क्या हम लिखेंगे P इक्वल टू R या फिर P एंड R कैन नॉट बी कंपेयर्ड। आंसर है P एंड R कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ध्यान में रखना है कि जब भी डिसिमिलर इक्वालिटीज हो वेरिएबल्स कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं, राइट। चाहे इक्वालिटी अगर कॉमन भी हो दोनों के बीच में, ये गलत कंक्लूजन होगा। हम नहीं कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू R। यही पॉइंट मैं मेंशन करना चाह रहा था रूल नंबर 2 में। जैसे मैंने कहा था एक एक्सेप्शन है जब इक्वालिटी होती है, राइट, और रूल नंबर 3 में हम इसे समझ सकते हैं। तो जब भी हम डिसिमिलर इनइक्वालिटीज का एक कॉम्बिनेशन देखते हैं इक्वालिटी के साथ, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तब किसको प्रायोरिटी देंगे, रूल नंबर 3 को प्रायोरिटी देंगे। रूल नंबर 3 के अनुसार डिसिमिलर इक्वालिटीज यानी नो कंपैरिजन पॉसिबल। रूल नंबर 2 के अनुसार अगर कुछ भी कॉमन हो दोनों इनइक्वालिटीज के बीच में वो रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही केस है जहां पर हम रूल नंबर 3 को प्रायोरिटी देंगे रूल नंबर 2 के ऊपर, राइट। सो इक्वालिटी रिलेशनशिप यहां पर नहीं होगा, हम कहेंगे P एंड R कैन नॉट बी कंपेयर्ड, राइट। या फिर और भी केस हो सकते हैं, जैसे अगर दिया गया हो मान ले के A ग्रेटर देन और इक्वल टू B, B ग्रेटर देन और इक्वल टू C, C ग्रेटर देन और इक्वल टू D एंड D लेस देन F या फिर D लेस देन और इक्वल टू F, और यहां पर हमें कंपेयर करना है A और F को। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां तक सब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जैसे ही आप देखेंगे लेस देन या लेस देन और इक्वल टू आया हो, डिसिमिलर इक्वालिटीज यानी A और F कैन नॉट बी कंपेयर्ड। यहां पर अगर आप लिखेंगे A इज इक्वल टू F तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, राइट। रूल नंबर 2 नहीं, रूल नंबर 3 को अप्लाई करना है जब हम इक्वालिटीज देखते हैं सभी केसेस में। तो जैसे हम सभी ने देखा एक एक्सेप्शन है जिसे हमें ध्यान में रखना है। जैसे हमने देखा P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q लेस देन इक्वल टू R, या फिर इस केस में जहां पर आप अगर रूल 2 को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा A इज इक्वल टू F या फिर आएगा P इज इक्वल टू R, लेकिन एक्चुअल आंसर होगा P एंड R कैन नॉट बी कंपेयर्ड या फिर A एंड F कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सी से समझना बहुत ही आसान है। रूल नंबर 1 को याद कीजिए, राइट। रूल नंबर 1 में क्या था, जब हम कहते हैं A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C तो B एंड C कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर आप एक्चुअली इस इक्वेशन को स्प्लिट करें तो रूल नंबर 1 ही हो जाएगा, राइट। जैसे P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, राइट, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, और R इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, राइट। R ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, एक्चुअली Q इज लेस देन और इक्वल टू R, लेकिन अगर हम रिवर्स साइड से पढ़े तो R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। अब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए क्या दिया गया है, Q इज लेस देन और इक्वल टू P एंड Q इज लेस देन और इक्वल टू R, और हमने रूल नंबर 1 में क्लियरली ये समझाया कि जब भी सिमिलर इनइक्वालिटीज हो और सेम वेरिएबल हो एक साइड पर तब उन दोनों वेरिएबल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे, राइट। हमने एग्जांपल लिया था सचिन, सौरभ और गांगुली का, राइट। तो उसी एग्जांपल के अनुसार हम कह सकते हैं कि P एंड R कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इसी प्रकार से यहां पर भी अगर आप देखिए A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C, C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D एंड D इज लेस देन और इक्वल टू F, राइट। अगर A और F को कंपेयर करना हो तो रिजल्ट आएगा A एंड F कैन नॉट बी कंपेयर्ड, राइट। हम ये नहीं कह सकेंगे कि A इज इक्वल टू F, राइट। यहां पर भी रूल नंबर 1 आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं A और D को अगर हम कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी हम कह सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D, और जो दूसरा पार्ट है वो है D इज लेस देन और इक्वल टू F। अब अगर आप देखें क्या दिया गया है, D इज लेस देन और इक्वल टू A एंड D इज लेस देन और इक्वल टू F, राइट। रूल नंबर 1 में हमने देखा था D इज लेस देन और इक्वल टू A एंड D इज लेस देन और इक्वल टू F का मतलब होता है A एंड F कैन नॉट बी कंपेयर्ड। A और F के बीच में तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, A कैन बी ग्रेटर देन F, A कैन बी लेस देन F और A कैन बी इक्वल टू F, इसीलिए A एंड F कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सो यही एक एक्सेप्शन है जिसे आप ध्यान में रखें ताकि रॉन्ग कंक्लूजन ना आए। तो इन तीनों गोल्डन रूल्स को समझने के बाद अब हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स और देखते हैं कि कैसे हम इन रूल्स की मदद से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।